दूध ट्रांसमिशन आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें, क्या इसको होल्ड करें, क्या इसको सेल करें, क्या इसको पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है और क्या इसके अंदर फ्रेश बाय कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों लीप इंडिया में मेरे पास 5 लॉट आए थे जो कि मैंने ऐसे अपडेट कर दिया था। वैसे ही इस आईपीओ का अलॉटमेंट लिंक प्लस कितने लॉट मेरे पास आए हैं ये फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो उसको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लो। दोस्तों अगर आपके पास अलॉटमेंट आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, अगर नहीं आया तो फ्रेश बाय का वेट करना, लेकिन पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, वरना फ्रेश बाय करने की हिम्मत ही नहीं होगी अगर ये आपको लेवल्स के अंदर भी मिल जाता है। अब अगर लिस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो आईपीओ रिव्यू में मैं इतनी बात नहीं करता, सिर्फ 1 मिनट में आपको यहां पर केवल फाइनल डिसीजन और बेस्ट अलॉटमेंट स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर देता हूं, लेकिन यहां पर आपके साथ कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कल को अगर आप इसको पोर्टफोलियो में रखते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ यार कंपनी अच्छी है, बुरी है, कंपनी में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये चीज होने के लिए आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। दूध ट्रांसमिशन, जब मैंने स्टार्टिंग में एकदम नाम सुना था तो मुझे लगा कि ट्रांसमिशन एनर्जी वाली कोई कंपनी होगी, बट ऐसा नहीं है। कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग कंपनी है, एक तरीके से मदरसन सोमी जो है इस सेक्टर के अंदर काइंड ऑफ लीडर है, उन्हीं की तरह कंपनी 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए ऑटो कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है। फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू 25 से 30% से कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स केवल 12% बढ़ा है। अब इसका रीजन जब आप जानोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इस कंपनी के अंदर नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव तो हम सभी को पता है, ये कंपनी जो है काफी अच्छा मार्केट शेयर अपने पास रखती है, एक ऐसे सेगमेंट से आ रही है जो कि अभी रिसेंट में काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। लेकिन नेगेटिव की अगर बात की जाए तो वो यही है, कंपनी के मार्जिन जो है यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। यही रीजन है कि रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बढ़ रहा। पी रेशो जिस पे कंपनी आना चाह रही है वो 44 के आसपास का है। अब आप देखोगे ये इस सेक्टर के अंदर ही 40 से 50 का पी रेशो जो है वो सही हो जाता है, लेकिन अब दिक्कत ये आ जाती है कि अगर ये 30% पे लिस्ट होता है तो ये पी रेशो बढ़ के 55 से ऊपर का हो जाता है, जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जोन में आ जाएगा। और यही कारण है कि लिस्टिंग पर अपन को इसके अंदर स्पेशल ध्यान देना है। देखो एक अंदर की बात बताता हूं, इस आईपीओ की हाइप आने के 10 दिन पहले से काफी ज्यादा थी। मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका टूटा ही नहीं है, 25% के हमेशा ऊपर ही चला है, तो इस वजह से रिटेलर्स के बीच में इसकी काफी डिमांड चल रही है। अब इसका सिमिलर आईपीओ जो है वो आया था बेलराइज इंडस्ट्रीज। क्या कंपनी बुरी थी? नहीं थी, लेकिन उसकी लिस्टिंग स्ट्रेटजी जो कि अगर आप जाके देखोगे, जो कि आप नहीं देखोगे मुझे पता है, तो मैं आपको बता देता हूं। उस टाइम पे भी मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब रिटेलर्स के पास 3000 करोड़ के आईपीओ में 35% माल होता है तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में एक जर्क उस आईपीओ की लिस्टिंग पे आता है। बेलराइज में भी ये सेम सिचुएशन हुई थी और उसी जर्क के अंदर मैंने न सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को जो ओपन में थे उनको होल्ड करने को कहा था, अपने प्रीमियम मेंबरशिप के अंदर मैंने बाय भी करवाया था बेलराइज। आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए अभी वो जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 150-160% के ऊपर के रिटर्न्स यहां पे दे रहा है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन 2 चीजें हैं। सबसे पहले रिटेल सेगमेंट के पास माल काफी अच्छा आया हुआ है। दूसरी चीज यह है कि कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड जोन में है, तो ऑलरेडी 25 to 30% अगर ये लिस्ट होता है तो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड जोन में आ जाएगा। मुझे पता है कि जब किसी कंपनी के बारे में सब पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं तब उसके बारे में थोड़ा सा आके नेगेटिव बताने का मतलब है आप जो है थोड़ी सी गाली अपनी साइड लाने वाले हो, लेकिन देखो सीधी सी बात है, मैंने ऑलमोस्ट 600 से ऊपर वीडियोस बना रखी है आईपीओ पे। 5 से 6 साल से मैं ऑलमोस्ट हर आईपीओ एनालाइज करके स्ट्रेटजी बना रहा हूं, तो इतना तो मुझे एक्सपीरियंस है कि ऐसा हो सकता है। फिर भी मैं लगा रहा हूं क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। मार्केट जो करेगा वो भगवान है। क्यूआईबी को अगर इंटरेस्ट आया, क्यूआईबी को लेना हुआ तो वो ऑब्वियसली उठा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बुरी है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये लिस्टिंग के जस्ट बाद क्रैश हो जाएगा। मैं बस इतना सा कह रहा हूं, सपोज ये 30 से 35% पे लिस्ट होता है तो हो सकता है 2-5% का आपका इसके अंदर डाउन देखने को मिल जाए। कारण यही है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन अच्छी बात उसके बाद यह है कि जैसे प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन खत्म होगा, क्यूआईबी ने इसके ऊपर 1 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा लगाया है, तो कहीं ना कहीं वो ओपन मार्केट में भी बाइंग करने आएंगे। लेकिन इमीडिएटली क्या लिस्टिंग डे वाले दिन आएंगे, वो एक देखने वाली बात हो जाती है। ठीक है उत्कर्ष, हम समझ गए, लेकिन अब हमें 2 बातें समझा दे। एक तो क्या इसको लिस्टिंग पे सेल करना है, दूसरा अगर होल्ड करना है तो क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकता हूं। पहले सवाल का जवाब देता हूं, अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर हो और आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, आने वाले 2-3 आईपीओ 4 आईपीओ, क्योंकि अब बहुत सारे लाइन से आईपीओ आ रहे हैं, आपको उनके अंदर पैसा लगाना है और ये 30% के ऊपर लिस्ट होता है तो 1060 से लेकर 1090 के बीच में आपका एक टारगेट हो जाता है। अगर आप ये चाह रहे हो कि यार ठीक है कंपनी अच्छी है मैं इसको होल्ड करूं, तो 50 to 70% तो मिनिमम यहां पर आपका बुक करना नेसेसरी हो जाता है कि भाई हाँ एप्लीकेशन का पैसा तो मेरा निकल जाए। 30 to 40% पे आप 5% का स्टॉप लॉस लगा के 1100 और 1150 के टारगेट के लिए चेस
कर सकते हो। शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो मेरी तरह जो कि रिस्क भी ले सकता है, उसके लिए स्टॉप लॉस यहां पर 1000 या फिर मैं कहूं 980 का हो जाता है और टारगेट आपके यहां पर 1100 और 1200 के आ सकते हैं। एक चीज याद रखना, फिर से बोलूंगा, जरूरी नहीं है मैं सही हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लिस्टिंग वाले दिन थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। इसका मतलब ये है, सपोज 25 से 30% के बीच में अगर ये लिस्ट होता है तो ऐसा हो सकता है 4 से 5 या 10% तक का भी इस पे फॉल आ सकता है। क्या इसका मतलब है कि यार उत्कर्ष मुझे शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है तो मैं सेल करके निकल जाऊं? वो आपका कॉल है, क्योंकि आपके पास कैपिटल है, आपको आगे के लिए आईपीओ मैनेज करने हैं, आपके पास अगर होल्ड करने की कैपेसिटी है तो आप वो कॉल ले सकते हो। मेरी पर्सनली अगर बात करें, वैसे तो अलॉटमेंट अभी तक आया नहीं है, आएगा तो फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मैं इस तरीके से अपडेट कर दूंगा। जैसे ही अलॉटमेंट आएगा मैं आपको बता दूंगा मेरी स्ट्रेटेजी मेरे अलॉटमेंट को लेकर क्या है। लेकिन अगर अभी बात करें और मेरे पास अलॉटमेंट आता है तो 50 to 60% जो है मैं बुक कर लूंगा और 30 to 40% जो है मैं होल्ड कर लूंगा। अगर सपोज ये 15-20% पे लिस्ट होता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है 15,000 का लॉट होल्ड करने में, तो मैं उसको पूरा भी होल्ड कर सकता हूं। ये मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं वो आज बता रहा हूं, इसकी लिस्टिंग होने वाली है मंडे को। तो एक चीज समझो, मंडे को जब लिस्टिंग होती है, फ्राइडे सैटरडे को ट्रम्प चाचा को आत्मा आती है, जिसके कारण मंडे को या तो गैप डाउन खुलता है, उसको जब आत्मा आती है तो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट को देखते हुए लेवल्स, जिस तरीके से मणिपाल, जुनाइपर, लोहिया और अभी जो रिसेंट आईपीओ आए थे, एसबीआई फंड्स और जितने भी आईपीओ होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी, फाइनल स्ट्रेटेजी इस तरीके से शेयर कर देता हूं। तो याद से पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से ओपन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। यार भाई एक बात बता, क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूं? मतलब मेरे पास जितना भी अलॉटमेंट आए मैं पोर्टफोलियो में डालूं और भूल जाऊं? तो डेफिनेटली ये चीज कर सकते हो, लेकिन एक चीज मेरी मानना, सपोज आपके पास अलॉटमेंट आता है और तब आप इसको भूलना चाहते हो तो ठीक है, आपका 5-10% अगर नीचे भी जाता है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी अप्लाइंग कैपिटल से ऊपर ही है। लेकिन अगर आप इसको बाय करके भूलना चाहते हो तो मेरा ये सजेशन रहेगा, आप इसको थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा सा देख के, 5-10% का अगर इसके अंदर फॉल आता है या फिर अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद इसके अंदर पोजीशन बनाना स्टार्ट करो। अगर आपने आईपीओ में लगाया और आपके पास ये आया है और आप सोच रहे हो मैं दोनों चीजें करूं कि यार मेरे को थोड़ा सा बुक भी करना है, थोड़ा सा रखना भी है, तो 50% आप सेल कर सकते हो अगर 25 से 30% के बीच में लिस्ट होता है, और रिमेनिंग को आप इसके अंदर पोर्टफोलियो में होल्ड करो। कल को सपोज 15-20-30% अगर गिर जाता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी ही होगी बाय करने के लिए, कंपनी जो है एक अच्छी हो जाती। यार भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो फ्रेश बाय स्ट्रेटेजी बता कि फ्रेश बाय इसके अंदर कर सकते हैं क्या, और कर सकते हैं तो किस लेवल पे कर सकते हैं। तो फ्रेश बाय के बारे में बात करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप में से 90% लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, फायदा उठाते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, 1 सेकंड में सब्सक्राइब कर लो। फ्रेश बाय की अगर बात की जाए तो इसके अंदर डेफिनेटली बन सकती है, अगर ट्रम्प चाचा के मूड के कारण ये आईपीओ जो है आपका 950 के नीचे लिस्ट होता है, या मैं कहूं 980 तक भी अगर लिस्ट होता है, तो 5 से 6% का स्टॉप लॉस रख के 1000, 150 और 1100 के टारगेट के लिए चेस कर सकते। बाकी दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, अभी जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है वो आप ऑब्वियसली पूरा एनालिसिस करके बनाई है, बट अगर मार्केट को देख के कुछ भी चेंज हुआ तो मैं अपडेट अपने ओपन चैनल पे कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में हाइप कर दो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।